नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस को देखेंगे आज हम लोग। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोफ्यूल्स अर्थात जैव ईंधन के बारे में। बायोफ्यूल्स क्या है, इस संबंध में राष्ट्रीय नीति 2018 क्या है, इससे क्या लाभ है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है आदि के बारे में चर्चा करेंगे तथा इससे आधारित जो प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न को हम लोग कैसे लिखेंगे इस पर चर्चा करेंगे। यह 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बार नवीकरणीय ऊर्जा से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग बायोफ्यूल्स अर्थात जैव ईंधन के बारे में देखते हैं। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है बायोफ्यूल्स जैव ईंधन क्या है। बायोफ्यूल्स पर राष्ट्रीय नीति 2018 के मूल तत्वों का उल्लेख करें और भारतीय संदर्भ में इसके सकारात्मक प्रभावों की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि क्वेश्चन 3 पार्ट में है। पहला पार्ट में पूछ रहा है बायोफ्यूल्स यानी कि जैव ईंधन के क्या है उसके बारे में। दूसरा में राष्ट्रीय नीति 2018 के मूल तत्वों के बारे में पूछ रहा, और तीसरा में है इसका सकारात्मक प्रभाव यानी कि इसका लाभ क्या है इसके बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं बायोफ्यूल्स क्या है। तो बायोफ्यूल्स या जैव ईंधन जो है सो लघु समयावधि में कार्बनिक पदार्थ से उत्पादित किया जाने वाला हाइड्रोकार्बन ईंधन है। इसे ऊर्जा का नवीकरणीय रूप माना जाता है। जैव ईंधनों को कई पौधों और घासों से संश्लेषित किया जा सकता है। इसका निर्माण जो है सो जैव पदार्थों से किया जाता है, जिसमें सोयाबीन हो गया, रेपसीड हो गया, उसके बाद गन्ना हो गया। इसके द्वारा या अवशिष्ट कचरा हो गया, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग को लिखना है। अब जैव ईंधनों कई पौधों और घासों से संश्लेषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोयाबीन और रेपसीड को एक डीजल जैसे ईंधन में प्रसंस्कृत किया जा सकता है। मक्का और गन्ना को अल्कोहल के रूप में किण्विकृत किया जा सकता है। लकड़ी, कागज और घास जैसे अन्य जैविक पदार्थों को भी अल्कोहल में संश्लेषित किया जा सकता है। अब जीवाश्म ईंधन को बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, वहीं जैव ईंधन के उत्पादन में कुछ ही समय लगता है। यह ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करता है और जीवाश्म ईंधन की तुलना में इसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम मात्रा में होता है। तो ये हम लोग जैव ईंधन के बारे में लिखेंगे। अब जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति पर क्या है उसके बारे में लिखेंगे। तो जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति को हम लोग देखें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है सो यह 4 चरणों में है। प्रथम पीढ़ी में जो है सो गेहूं, गन्ना, तिलहन आदि का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा पीढ़ी में जो है सो गैर खाद्य फसल जैसे लकड़ी, घास, फीड स्टॉक आदि का प्रयोग किया जाएगा। तृतीय पीढ़ी में शैवाल का प्रयोग किया जाएगा और चतुर्थ पीढ़ी में कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण और भंडारण किया जाएगा। तो इसको मुख्य रूप से हम लोग को देखना है जो ये कितने पीढ़ी में है, इसको किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, इसके बारे में 2018 की नीति कहता है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट बना के इसको दिखा देंगे, उसके बाद जो है सो इसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें इस नीति में जैव ईंधन को प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी तथा तीसरी पीढ़ी में श्रेणीबद्ध किया गया है। प्रथम पीढ़ी में गेहूं, गन्ने, तिलहन से तैयार किया जाएगा। इस जैव ईंधन में सीरे से तैयार इथेनॉल तथा खाद्य तिलहनों से तैयार जैव डीजल आएगा। दूसरी पीढ़ी में जो है सो शहरी क्षेत्रों से प्राप्त ठोस कचरे से इसका निर्माण किया जाएगा। और तीसरी पीढ़ी में जो है सो जैव ईंधन में जैव CNG आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है। इसके अंतर्गत इथेनॉल का उत्पादन गन्ने का रस, शर्करा, स्टार्चयुक्त पदार्थ एवं मानव के उपयोग के लिए
प्रयुक्त बेकार अनाज से किया जा सकता है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की अनुमति के बाद पेट्रोल के साथ मिश्रित करने के लिए इथेनॉल का उत्पादन हेतु अधिशेष अनाज का उपयोग किया जा सकता है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसका लाभ क्या है। तो अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय संदर्भ में बायोमास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी व्यर्थ भूमि और अन्य गैर कृषि भूमि का प्रयोग आसानी से पेड़ पौधों को तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों के रोपण हेतु किया जा सकता है, जिससे आसानी से जैव ईंधन की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय क्षेत्रों में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। जो हमारी व्यर्थ भूमि है, बेकार की भूमि है, उस पर जो है सो इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, आसानी से लगाए जा सकते हैं, और उस भूमि का प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अनुकूल होगा और हमें जैव ईंधन की प्राप्ति भी हो सकती है। अब हम लोग इसके लाभ को देखते हैं। तो जैव ईंधन को विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। इसका इथेनॉल के प्रयोग से विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले लाभ। इथेनॉल के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इथेनॉल जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती है। पराली जलाने में कमी लाने तथा कृषि अपशिष्ट को जैव ईंधन में परिवर्तित करने से ग्रीन हाउस गैस में कमी आएगी। इसका अर्थ ये है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, पराली जलाने की जो समस्या है उसमें कमी आएगी, और उस अवशिष्ट पदार्थ को जो है सो जैव ईंधन के निर्माण में किया जा सकता है। अब इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से आयात निर्भरता में कमी आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। शहरी ठोस कचरा जो है उसको ईंधन में परिवर्तित करके शहरी कचरे का निपटान संभव हो सकेगा। शहरी कचरा जो है से अभी एक महत्वपूर्ण समस्या, उस समस्या के समाधान में यह जो है सो आसान रूप से हो सकता है। शहरी कचरे को आसानी से निपटाया जा सकता है। अब दूसरी पीढ़ी के जैव रिफाइनरियों से ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना में निवेश होगा। इसके बाद देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन का उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे जो है सो रोजगार में भी वृद्धि होगी, यानी कि रोजगार में इससे वृद्धि होगी, और इसके अलावे यह ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है, और इससे किसानों को अतिरिक्त आय की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, निष्कर्ष में हम लोग को लिखना है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैव ईंधन का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यदि इसे सही तरीके से कार्यान्वित की जाए तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो ये हमारा जैव ईंधन के बारे में था। इसको आप लोग देख लेंगे और बढ़िया से इसको तैयार कर लेंगे। हो सकता है इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। धन्यवाद।